बारे में। जहां तक आप सभी को पता होगा कि यूपी टेट की एग्जाम है वो ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ समय बचा है। उसी को देखते हुए यहाँ पर हम विषय वाइज यहाँ पर आपको प्राइवेट ईयर पेपर दे रहे हैं 2011 से लगाकर 2019 तक। जो भी अभी तक यूपी टेट की एग्जाम हुई 2011, 2013, 2014, 2016, 2016 में 2 बार एग्जाम हुई थी, 17, 18 और 19 जो पेपर हुए थे आपके यूपी टेट के। अभी तक हम पर्यावरण अध्ययन के बना चुके हैं, बाल विकास के बना चुके हैं। यदि दोनों के वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के माध्यम से आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज यहाँ पर आपको हिंदी के 11, 13, 14, 15 में एग्जाम नहीं हुई थी, 16 में 2 बार एग्जाम हुई थी, 17, 18 और 19 के यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम 2011 की बात करेंगे। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों चीजें आपको फटाफट कर लेनी है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक और बार आप इनको क्यूज के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप टेट सक्सेस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। 31 से शुरू होगा पेपर आपका और 60 पे खत्म हो जाएगा। 30 प्रश्न आपको हर पेपर में मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम 2011 की बात करेंगे, फिर 2013 की, फिर 14 की, फिर 16 की, फरवरी 16 की, दिसंबर 16 की और 17 की, 18 की और फिर 19 की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों में चुनिए। यहाँ पर देखिए आपको प्रत्यय ढूंढना है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यदि घुमक्कड़ आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आएगा कि घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ। घुमक्कड़, अक्कड़ यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है घुमक्कड़ में। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, ये तो आपको सभी को पता होगा। डिबिया, डिबिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। डिबिया यानी कि इया, इया यहाँ पर डिबिया में प्रत्यय लगा हुआ है। भिक्षुक, भिक्षुक की हम बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। भिक्षुक, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा उक। उक, भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। दिग्भ्रम, दिग्भ्रम ये किसका उदाहरण है। विसर्ग संधि का है, आयादी संधि का है, व्यंजन संधि का है या फिर यण संधि का हो, यण संधि का है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार होगा। दिक प्लस भ्रम, दिक प्लस भ्रम। और ये किस संधि का होगा, ये व्यंजन संधि का होगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा इस बार ताकि कम समय में आपको ये वीडियो प्राप्त हो सके। बिल्ली छत से कूद पड़ी है, इसमें कौन सा कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली और छत दोनों अलग अलग हो गए हैं तो ये किस प्रकार का कारक होगा। ये अपदान कारक होगा। देखिए अधिकरण कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक, संप्रदाय कारक, अपदान कारक। ये जो 8 प्रकार है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको 2011 से 2019 तक के पेपर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए द्विगु समास का यहाँ पर आपको उदाहरण बताना है कौन सा होगा। माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या फिर पीताम्बर। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर नवग्रह। शुरू में देखो संख्यावाचक शब्द आ रहा है नव, तो इसलिए यहाँ पर ये द्विगु समास होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या फिर गुरुमुखी। राइट आंसर आपका होगा देवनागरी। यदि पंजाबी की पूछा जाता तो गुरुमुखी होता, लेकिन यहाँ पर हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है पूछा गया है तो देवनागरी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए बादल का पर्यायवाची पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा नीरद। याद रखिएगा नीरद बादल का पर्यायवाची होता है। नीरज और अंबुज ये कमल के पर्यायवाची है और जो अंबु है ये पानी का पर्यायवाची है। नीरज जो है ये बादल का पर्यायवाची होगा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होता है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा जितेंद्रिय। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। यहाँ पर युद्ध में स्थिर रहता है के लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा युधिष्ठिर। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। शिव कहते हैं, शिव किसे कहते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो शिव की उपासना करता है उसे शिव कहते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 6 होते हैं, 5, 7 या फिर 4। सभी को पता है कि जो सर्वनाम होता है उसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के 6 और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए
आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा? यहाँ पर देखिए आकाश पाताल के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहेंगे? योजक चिन्ह कहेंगे। आह आप आ गए वाक्य में आह शब्द है। यहाँ पर ये आह शब्द क्या है? याद रखिएगा जो आह शब्द है ये एक अवयव है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा? यहाँ पर देखिए पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना कौन सा है। यहाँ पर यदि आप इनको नदी, पानी, इलायची, प्यास इसको इस तरह लिखेंगे जैसे कि पानी बहता है, नदी बहती है, प्यास लगती है, इलायची छोटी है। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये जो नदी बहती है, प्यास लगती है, इलायची छोटी, ये आपको स्त्रीवाचक लगेगा। लेकिन जो पानी बहता है, पानी शब्द आपको यहाँ पर पुल्लिंग लगेगा, पुल्लिंग शब्द लगेगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलिए, पवन का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद काफी इंपोर्टेंट है। आप देखेंगे कि आगे भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो पो धन अन होता है। यहाँ पर देखिए दोनों जो विकल्प आप देखेंगे तो काफी कंफ्यूजन वाले विकल्प है। आपको ध्यान देना है, एक ही मात्रा चढ़ती है। पवन की संधि में पो धन अन होता है और इसमें कौन सी संधि होती है? तो इसमें अयादी संधि होती है। याद रखिएगा पवन में कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी। चलिए, वाचाल कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत ज्यादा बोलता है या फिर जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, जिसमें धीरे धीरे शब्द है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया है और चलना एक विशेषण बता रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? क्रिया विशेषण होगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण होगा। यहाँ नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द क्या है? यहाँ पर बताना है कि यहाँ नई साड़ी है जिसमें जो नई शब्द है ये वाक्य क्या है? सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जो नई शब्द है ये विशेषण है, क्योंकि यहाँ साड़ी की विशेषता बतला रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर विशेषण होगा। चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आपको देखना है कौन सा है। तो आप देखेंगे तो जो आम्र शब्द है ये तत्सम शब्द होगा। इसका तद्भव हम देखेंगे तो तद्भव आपका क्या होगा? आम। आम तद्भव शब्द है और आम्र एक तत्सम शब्द है। बाकी हम बात करें जो शहीद है ये विदेशी शब्द है। दूध की बात करें तो दूध एक तद्भव शब्द है और खिचड़ी की हम बात करें तो ये देशज शब्द है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मनोरथ का संधि विच्छेद, यहाँ पर देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा गया है। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा पहला वाला, मनहा प्लस रथ बनकर बनता है मनोरथ। ये संधि विच्छेद होता है और इसमें संधि कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए आप समझ ही गए होंगे कौन सी संधि होगी। तो इसमें विसर्ग संधि होगी। याद रखिएगा मना धन रथ में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। विद्यार्थी उदाहरण है। जो विद्यार्थी है ये किसका उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि? सबसे पहले हम इसका विग्रह कर लेते हैं। तो इसका विग्रह होगा विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी से बनता है हमारा विद्यार्थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। विद्यार्थी में दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। फिर से आपको निर्देश दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। निर्देश को क्या कह रहा है? 53 से 55 तक निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 2013 से लगाकर लगभग 16-17 तक जो शुद्ध वर्तनी है काफी पूछी गई, लेकिन 18-19 में थोड़ा कम कर दिया गया, लेकिन पूछी जरूर गई है। तो आपको ये सभी अच्छे से याद कर लेना है। शुद्ध वर्तनी आपको ध्यान में देना है कौन सा शुद्ध है। 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसमें से आपको शुद्ध वर्तनी पूछा जाएगा और कौन सा शुद्ध है ये आपको वहां पर पहचानना है। किसी में अशुद्ध शब्द भी पहचानना होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। इसमें शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो पहला वाला आपका सही होगा अनुसंगिक। ये सही आपका शुद्ध शब्द होगा। अंताक्षरी, यहां पर देखिए अंताक्षरी में कौन सा सही है या फिर कह सकते हैं सही शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका सही होगा अंत्याक्षरी। आप इस तरह लिखेंगे अंत्याक्षरी। बी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। ये शुद्ध रूप होगा अंत्याक्षरी का। आधा ना और आधा ता आएगा, ये आपको ध्यान में देना है। सुषमा, सुषमा शब्द यहाँ पर आपको कौन सा सही लग रहा है? 55 का। आपका राइट आंसर होगा पहला वाला। सुषमा आप इस तरीके से लिखेंगे, ये शुद्ध रूप होता है। अब यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना। तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। बैंक, अमीर, अग्नि या फिर मुंह? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर मुंह। मुंह एक तद्भव शब्द होता है और मुख एक तत्सम शब्द होता है। बाकी की बात करें बैंक,
और अमीर जो शब्द हैं ये विदेशी शब्द हैं, और जो अग्नि है ये एक तत्सम शब्द है। याद रखिएगा, अग्नि तत्सम शब्द होता है और आग तद्भव शब्द होता है। मुंह यहाँ पर तद्भव है और मुख यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर देखिए सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। दिनकर, रवि, अंशुमाली या फिर यामिनी। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर यामिनी। यामिनी सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, रात का पर्यायवाची होता है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। रात या फिर रात्रि कह लीजिए, यामिनी रात्रि का सॉरी रात्रि का पर्यायवाची होता है यामिनी शब्द। चलिए अगला प्रश्न है 58 से 60 तक आपको जो कुछ शब्द दिए हुए हैं उनमें प्रयुक्त उपसर्ग का चुनाव करना है। सबसे पहले हमने प्रत्यय का चुनाव किया था शुरू में, अब यहाँ पर आपको उपसर्ग का चयन करना है। यहाँ पर अपमान शब्द में क्या उपसर्ग आएगा ये आपको बताना है। तो अपमान शब्द में अप उपसर्ग आता है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। दूरवस्था, दूरवस्था में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दूर। दूरवस्था में दूर उपसर्ग होगा। पराजय, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा परा। पराजय में परा उपसर्ग होगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? यहाँ पर जो मुहावरा दिया हुआ है इसका अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ये यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ होगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कौन सा कवि है जिसको कवियों का कवि कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आपका राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना। किस रचनाकार की पंक्ति, जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा कबीरदास की। जो दी हुई पंक्ति है ये कबीरदास की पंक्ति है। चलिए आगे बढ़े। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? इंपोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी का पहला पत्र पूछा गया है तो वो है उद्दंत मार्तंड। यहाँ पर उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है। किसके द्वारा लिखा गया है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये पंडित जुगल किशोर के द्वारा लिखा गया है उद्दंत मार्तंड, जो कि हिंदी का पहला पत्र है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अति सुदो सने का मार्ग है, यहाँ पंक्ति किसकी है? आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की या फिर घनानंद की है? अति सुदो सने को मार्ग है, यहाँ पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पंक्ति घनानंद के द्वारा लिखी गई है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर देखिए कालिंदी का पर्यायवाची पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा यमुना। कालिंदी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो यमुना होता है। अगला प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? आपका राइट आंसर होगा लल्लू लाल जी की। याद रखिएगा जो प्रेम सागर है ये लल्लू लाल जी की रचना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? देखिए उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया, यहाँ पर अर्थ के आधार पर नहीं पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। रूढ़, योग रूढ़ और योगी के 3 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। और यदि अर्थ के आधार पर पूछे तो आप सभी को पता होगा कि 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। ये 5 भेद अर्थ के आधार पर होते हैं, न कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर पूछे तो 5 होते हैं। इसका आपको ध्यान देना है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण करने किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा किसके आधार पर होगा? तो ये क्रिया के आधार पर होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं इन 8 प्रकारों को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अपादान कारक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं आगे प्रश्न आएंगे उसमें घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? यदि आप घ का उच्चारण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कंठ से निकलने वाला उच्चारण है का सॉरी। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए चिंतामणि, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल का। जो चिंतामणि है ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है।
जो कि 1939 में लिखा गया था। यदि आपसे सन पूछे तो 1939 आपका राइट आंसर होगा। चलिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 1893 में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कवि का स्त्रीलिंग है। देखिए, कवि का स्त्रीलिंग काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा ही जाएगा, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। कवि का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री होता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही होगा। आपको देखना है किस प्रकार लिखा गया है। ये इस प्रकार लिखा जाता है, इसे कवयित्री कहते हैं और ये कवि का स्त्रीलिंग होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर देखिए तरणी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होगा? सूर्य, नाम, युक्ति या फिर नदी। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सूर्य। तरणी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सूर्य होता है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा अद्वितीय। अद्वितीय अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? आपका राइट आंसर होगा सुनी बात पर विश्वास करना। छ वर्ण किसके योग से बना होता है? छ वर्ण किसके योग से बना होता है? आपका राइट आंसर होगा पहला वाला, का प्लस श से छ वर्ण बना होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा है? देखिए, चार विकल्प यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। कौन सा शुद्ध है इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अस्पष्टता। ये शुद्ध वर्तनी होगा चारों विकल्पों में से। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। फिर देखिए, पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है, जैसे कि पहले भी पूछा गया था 2011 के एग्जाम में। 2013 में भी पूछा गया है, आप सभी को मैंने बता दिया है। पुगधन अन होता है, उसमें कौन सी संधि होती है? इसमें आयादी संधि होती है पवन शब्द में। चलिए, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होता है? यहाँ पर भी देखिए विसर्ग संधि का एक और प्रश्न आ गया, लेकिन जो शब्द है उसको बदल दिया गया है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पुनः प्लस जन्म। जहां पर विसर्ग लगा हुआ है तो वहां समझ सकते हैं कि उसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ 2011 के प्रश्न में भी पूछा गया था इसी प्रकार का प्रश्न। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में संधि पूछी गई है, आपका राइट आंसर होगा यण संधि। इत्यादि शब्द में यण संधि होगी। नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? नाक रगड़ने का अर्थ पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ये नाक रगड़ने का अर्थ होता है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का विलोम शब्द पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा रोपण। रोपण उन्मूलन का विलोम शब्द होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या फिर बीज बपन काल। इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न आपको आना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर बीज बपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा दी है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। यहाँ पर देखिए, सही मुहावरा आपको बताना है। राइट आंसर होगा आस्तीन का सांप। ये कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा जितेंद्रिय। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, जैसा कि 2013 में 30 प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम 2014 की बात करेंगे। 2014 में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उनकी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर संकर शब्द किसे कहते हैं पूछा गया है। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया? यहाँ पर देखिए, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बना रहे हैं, तो इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग होगा, तब जाके सूता शब्द होगा और सूता शब्द एक स्त्रीवाचक होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा अधिक प्रिय होना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा कटक। कटक ये अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको हम यायावर कहते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसके रचिता कौन है, आपको इसके रचिता बताने हैं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान। जो दी गई पंक्ति है इसके रचिता कौन होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान होंगे। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। समास, समास का अर्थ क्या होता है, सभी को पता है कि समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप करना होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, यहाँ पर देखिए एक होता है उपचारात्मक शिक्षण और एक होता है निदानात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण यदि आप देखेंगे ध्यान से इस वर्ड को उच्चारण करेंगे तो उपचार करना यानी कि पहचान करना, किसी कठिनाई की पहचान करना, उसका उपचार करना यानी कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, ये भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हंसना। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना ये 4 भाषाई कौशल होते हैं जिसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन हंसना नहीं होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा। ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को पहली बार मनाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला होगा। काव्य शिक्षण का उद्देश्य, काव्य शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा रसानुभूति एवं आनंदभूति करना। ये काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर देखिए कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग होता है मेरी गाय काली है। यहाँ पर देखिए गाय क्या है, काली है। तो काली क्या है, इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है कि मेरी गाय काली है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली में प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाटक शिक्षण में जो कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए शुरू में अपदान कारक के बारे में मैंने आपको बताया था, अपदान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर अधिकरण कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है वाहना रोड में। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। किस रस को रस राजा कहा जाता है, सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, देखिए घनानंद के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा रीतिकाल। घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है कि आशीर्वाद कौन सा सही लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे तो बी वाला विकल्प जो होगा ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। ए, बी, सी और डी इस प्रकार से ये लिखे हुए हैं। तो जो बी वाला विकल्प है आशीर्वाद, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, यहां पर आपका राइट आंसर होगा कर्म कारक। कर्म कारक का जो बोध होता है वो को से होता है। यहाँ पर ए वाला विकल्प आपका सही होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन का उपनाम, यहाँ पर देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन का उपनाम आपको बताना है। राइट आंसर होगा अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय इनका उपनाम है। यदि हरियोध निराला गुलेरी की हम बात करें तो जो हरियोध हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इनका उपनाम है। सूर्यकांत निराला, यदि आपने देखा होगा सूर्यकांत के पीछे निराला लगा हुआ है, तो निराला ये सूर्यकांत का उपनाम है। और गुलेरी की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये गुलेरी जो है ये चंद्रधर शर्मा का उपनाम है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है बिहारी के प्रसिद्ध है। बिहारी के प्रसिद्ध क्या है, सभी को पता है दोहा। बिहारी के प्रसिद्ध क्या होंगे, दोहा होंगे। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, फिर ये प्रश्न पूछा गया है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद पूछा गया है और मैं इसका आंसर आपको बता चुका हूं, पुनः प्लस जन्म। और इसमें कौन सी संधि लगी हुई है, विसर्ग संधि लगी हुई है। पुनः के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, इसे आप पता कर सकते हैं कि इसमें विसर्ग संधि है। पुनर्जन्म शब्द में विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद होता है पुनः प्लस जन्म। शोक किस रस का स्थायी भाव है, जो शोक है ये किस रस का स्थायी भाव, जितने भी स्थायी भाव है उसको आपको याद कर लेना है। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका करुण। शोक करुण रस का स्थायी भाव है।
सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा शब्द में याद रखिएगा, दोहा में पूछा गया है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? आपका राइट आंसर होगा 24। याद रखिएगा, आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? यहाँ पर देखिए, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। राइट आंसर होगा दात्री। दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो दात्री होता है। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? देखिए, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है तो कौन सा कारक होगा? इसमें अपादान कारक होगा, जो कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि अपादान कारक से भी प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। पापी में कौन सा विशेषण है? जो पापी शब्द है इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो पापी एक गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। पापी गुणवाचक विशेषण होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सलज नीरद सी कलकांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप देखेंगे तो इसमें उपमा अलंकार होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बीजक किसकी रचना है? जो बीजक है ये किसकी रचना है? राइट आंसर आपका होगा कबीर की। बीजक कबीर की रचना है। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं फरवरी 2016 की। देखिए, 2016 में 2 पेपर हुए थे, फरवरी में और दिसंबर में। सबसे पहले हम फरवरी की बात करेंगे। 2014 का पेपर समाप्त हो चुका है। 15 में पेपर नहीं हुआ था, 16 में हुआ था, लेकिन 2 बार हुआ था। सबसे पहले हम फरवरी की बात करेंगे, फिर दिसंबर की बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं। यहाँ पर देखिए, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन कौन है अष्टछाप के 8 कवि, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, छित स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, ये 8 कवि है अष्टछाप कवि के, लेकिन नाभादास नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता ये किसका निबंध है? तो याद रखिएगा, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। आचरण की सभ्यता। और भी इनके निबंध है, मजदूर और प्रेम, सच्ची वीरता, कर्तव्य और सभ्यता, ये सभी किसके निबंध हैं? ये सभी सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि है? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या फिर आदिकाल? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा रीतिकाल। याद रखिएगा, भूषण रीतिकाल के कवि हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको स्थायी भाव को याद कर लेना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वीर। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। करुण की बात करें तो ये शोक का है, हास्य का हम बात करें तो ये हास का है, और श्रृंगार की बात हम करें तो इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, कवितावली के रचनाकार है। कवितावली के रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कवितावली के रचनाकार है। आपने यहाँ पर देखिए, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? सभी की सभी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। यहाँ पर जरूर नहीं कवितावली पूछे, और भी इनकी जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये किसकी रचना है? किस भाषा की रचना है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर अपभ्रंश? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। याद रखिएगा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? जो ट वर्ग हैं इसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मूर्धन्य। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंधेरी नगरी के लेखक है। यहाँ पर देखिए, अंधेरी नगरी के लेखक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी के लेखक है। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जगनेक, खुसरो, सरप्पा या फिर गोरखनाथ? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर खुसरो। याद रखिएगा, आदिकाल में जो पहेलियां लिखने वाले कवि थे वो खुसरो थे। पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, पेड़ से बंदर अलग हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। 2016 में भी अपादान कारक से ही प्रश्न पूछा गया है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द आपको बताना है और तद्भव शब्द क्या होगा? मछली। और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? मत्स्य होता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए प्रत्येक चरण में पूछा गया है तो याद रखिएगा चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन का, पंक्ति में कौन सा अलंकार? जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें यमक अलंकार होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादन कौन है? यानी हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? राइट आंसर आपका होगा बाल कृष्ण भट्ट। याद रखिएगा हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके संपादक कौन होंगे? बाल कृष्ण भट्ट होंगे। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा सूर्य प्लस उदय। ये सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होता है। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास पूछा गया है कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका अव्ययी भाव समास यथाशक्ति में समास है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव? यहां पर देखिए तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। कौन सा होगा? राइट आंसर आपका होगा भंवरा। भंवरा का तत्सम शब्द क्या होता है? भ्रमर होता है, जो कि यहाँ पर आपको सेकंड वाले विकल्प में देखने को मिलेगा। भ्रमर तत्सम शब्द है और भंवरा एक तद्भव शब्द है। मुद्री। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? तो मुद्री का जो तत्सम रूप होता है वो मुद्रिका होता है। क्या होता है? मुद्रिका। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं? यहाँ पर देखिए कौन सा निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? राइट आंसर आपका होगा वृत्त और विकास। अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, ये तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। तो यहाँ पर एक क्यूज के तौर पर एक प्रश्न आपको दे रहा हूं कि वृत्त और विकास ये किसकी रचना है या फिर यहाँ किसका निबंध है? ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। एक प्रश्न के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं तो जिसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि वृत्त और विकास जो निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो के बारे में पूछा गया है तो ये जगनेक के द्वारा रचित है परमाल रासो। आपने आला और उदल के बारे में तो सुना होगा, ये उन्हीं की वीरता के वर्णन पर लिखी गई रचना है परमाल रासो, जो कि एक आलाखंड है जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के समांतर आला और उदल की वीरता के वर्णन पर जगनेक के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। दुल्हन नावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्ति? यहाँ पर जो दी गई पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा ये कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है? जो मृगावती है ये किसकी रचना है? याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। तो ये कुतुबन, जो मृगावती है ये कुतुबन की रचना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार लिखते हैं? तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ क्या है? आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा दोनों ओर मुसीबत, ये अर्थ होता है आगे कुआ पीछे खाई का। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा के बारे में आपको पूछा गया है तो आपका राइट आंसर यहां पर होगा अवधी। रामचरितमानस की भाषा कौन सी होगी? अवधी होगी। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा आदिकाल के लिए जो वीरगाथा काल नाम प्रस्तावित किया गया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। उत्कर्ष शब्द का विलोम, यहाँ पर देखिए उत्कर्ष शब्द का विलोम पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? यहाँ पर देखिए आनंद कादम्बनी के संपादक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये आनंद कादम्बनी के संपादक थे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। फरवरी 2016 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दिसंबर 2016 का पेपर आपके सामने है। पहला प्रश्न है अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अभी। अभ्यागत शब्द में जो उपसर्ग होगा वो अभी होगा। रमणी में कौन सा प्रत्यय? रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अनि। रमणीय, अनि यहाँ पर प्रत्यय होगा रमणी में। तो याद रखिएगा पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बोरो सबेर वंश कुठार की धार में 12 बजे सरतही बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य
करो अरिहा समरथी, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस होगा, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवन विमल जसु सोदायक फलचार में छंद कौन सा? यहाँ पर देखिए छंद बताना है, तो इसमें छंद कौन सा होगा? दोहा छंद होगा। और दोहा छंद के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं होती, 13-11 की मात्रा होती, जिसमें प्रथम व तृतीय में 13 मात्राएं होती है, और द्वितीय व चतुर्थ जो चरण होते हैं उसमें 11-11 मात्राएं होती है। और दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए दोहा किस प्रकार का छंद है, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। चलिए, वाक्य शुद्ध, इसमें देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर यहां पर आपका होगा मोहन और गीता गा रहे हैं, ये वाक्य इसमें शुद्ध है। चलिए, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? यहां पर देखिए सबसे अंत में आने वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा क्लीव। क्लीव सबसे अंत में आता है। प्रथम की बात करें तो सबसे प्रथम आता है हमारा कृशाणु, दूसरे पे आता है कृषक और तीसरे पे आता है क्रम, और यहाँ पर जो चौथे नंबर पे आता है या फिर अंत में आता है वो क्लीव आता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए, आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चराचरम या फिर जगत में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए जगत में या फिर चराचरम में कौन सा समास होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसमें द्वंद्व समास होगा। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग सबसे अच्छा तरीका है या फिर सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशन। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रेकाली, ये तीनों ही भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाए, यह मानना किसका है? किसका है यह मानना? तो ये महात्मा गांधी जी का मानना है कि जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में ही दी जाए। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा कक्षा विनयी प्रणाली। ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि या फिर प्रणाली नहीं है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो याद रखिएगा ये मिर्जापुर से होता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आनंद कादम्बनी का जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था? तो ये 1881 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा किया गया था मिर्जापुर से। तो याद रखिएगा बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की जो रचना है वो कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा खुमान रासो। देखिए यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है अखरावट, यदि पूछे कि अखरावट किसकी रचना है तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कि भक्ति काल की रचना है। यहाँ पर छत्रसाल दशक की बात करें तो ये भूषण द्वारा रचित छत्रसाल दशक रीतिकाल की रचना है। उसके बाद दीपशिखा की बात करें तो ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित दीपशिखा आधुनिक काल की रचना है। लेकिन यहाँ पर आदिकाल की रचना के बारे में पूछा गया है तो वो होगा हमारा खुमान रासो। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, और खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको पता होना चाहिए। तो दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है खुमान रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में जो उद्देश्य कथन आता है ये प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा चिंतामणि। जैसे कि ये पहले भी पूछा जा चुका है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह भी प्रश्न को रिपीट किया गया है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर दिया गया। प्रश्न में आंसर, आंसर में प्रश्न दे दिया गया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको सभी को याद कर लेना है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? यहाँ पर देखिए 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। उर्वशी किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था उर्वशी में? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो ये 1972 को मिला था। कब मिला था? 1972 को। तो याद रखिएगा बी वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? तो मांस रहित भोजन को हम निरामिष कहते हैं।
सहद शब्द है, जो सहद शब्द है ये क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आगत। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका होगा आगत। जो सहद शब्द है ये आगत शब्द है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो जो वनिता है ये स्त्री, जो वनिता है इसका प्रयोग स्त्री का अर्थ में होता है। मुकंद, मुकंद किसका पर्याय है? ये जो मुकंद है ये किसका पर्याय है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विष्णु। विष्णु के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं विष्णु जी के, जैसे केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि, ये सभी किसी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए, काहेरी नलिनी तू कुम्हानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति में कौन से, सॉरी, जो पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, इसका रचनाकार कौन है पूछा गया है। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा कबीरदास जी। यहाँ पर जो दी गई पंक्ति है इसके रचनाकार कबीरदास जी होंगे। करपट, करपट का तद्भव रूप क्या है? यहाँ पर देखिए, करबट एक तत्सम रूप है, लेकिन तद्भव रूप पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा कपड़ा। करपट का जो तद्भव रूप होता है वो कपड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? यहाँ पर देखिए, शुद्ध रूप आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। राइट आंसर आपका होगा बरात और बसंत। बरात इस प्रकार लिखा जाता है शुद्ध, और बसंत इस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अर्ध स्वर, यहाँ पर देखिए अर्ध स्वर पूछा गया है कि अर्ध स्वर कौन सा है। ये राइट आंसर आपका होगा पहला वाला, या और वा, ये दोनों ही अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर सही अर्थ आपको बताना है, क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ये चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, एक बार कही बात को दोहराते समय दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए एक शब्द पूछा गया है, कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा पृष्ठ पेषण। ये एक बार कही बात को दोहराते रहना का जो एक शब्द होगा वो पृष्ठ पेषण होगा। यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में होता है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विशेषण में। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, छत से ईंट गिरी, यहां पर भी दोनों चीजें अलग अलग हो रही है, तो यहां पर भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। 11, 13, 14, 2 बार 16 जो एग्जाम हुई है, 17 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं अपादान से संबंधित, तो आपको याद कर लेना है। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर देखिए महोर्मी का संधि विच्छेद पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा महा प्लस उर्मी से बनता है महोर्मी। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा व्यष्टि। समष्टि का जो विपरीतार्थी शब्द होता है वो व्यष्टि होता है। चलिए, देखिए यहाँ पर 2016 का दिसंबर का पेपर समाप्त हो चुका है। यहाँ पर अब आपको 2017 का पेपर मिलेगा। कौन सा? 2017 का यहाँ पर आपको हिंदी का पेपर मिलने वाला है, जिसमें 30 प्रश्न मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है निमिष शब्द का पर्याय। यहाँ पर देखिए निमिष शब्द का पर्याय पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्षण। निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्षण होता है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य। यहाँ पर देखिए मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर भाववाच्य। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द, जैसे कि देखो यहाँ पर शायद फिर से रिपीट हो चुके हैं, तो 2 से 3 प्रश्न में आपको बता चुका हूं। तो जहां तक मुझे लगता है 33 तक मैं बता चुका हूं। हम 34 पे चलेंगे, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न शायद रिपीट हो चुके हैं, उनको छोड़ दीजिए। 34 से हम शुरुआत करते हैं गोधुल शब्द का। गोधुल शब्द का तद्भव क्या होगा? गेहूं, गाय, गोबर या फिर गोधुन। तो गोधुल शब्द का तद्भव पूछा गया है, तो गेहूं आपका राइट आंसर होगा। चलिए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा निहि प्लस कपट। निहि प्लस कपट संधि विच्छेद होता है निष्कपट का, और इसमें कौन सी संधि है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है कि इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही? यहाँ पर देखिए वर्तनी सही कौन से शब्द की है यह आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अनुग्रहित। अनुग्रहित शब्द सही लिखा हुआ बाकी तीनों शब्दों से। चलिए,
अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा अपेक्षित। अपेक्षा का विश्लेषण शब्द रूप अपेक्षित होता है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा गया है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा तालु। यदि हम स ध्वनि का उच्चारण स्थान देखेंगे तो तालु होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग, यहां पर देखिए अत्यंत शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा अत्यंत में अति उपसर्ग लगा हुआ है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। उपत्यका का अर्थ है, यहां पर देखिए उपत्यका का अर्थ पूछा गया है, क्या है? राइट आंसर आपका यहां पर होगा पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का जो अर्थ होता है वो पर्वत के पास की भूमि होता है। का उच्चारण स्थान होता है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिक होता है। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा परिणाम बोधक। 4 गज मलमल में परिणाम बोधक विशेषण है। शीश का तत्सम रूप क्या है? यहां पर देखिए शीश का तत्सम रूप पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा शीर्ष। शीर्ष का तत्सम रूप शीर्ष होता है। चौराहा, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? सरल सा है, आप सभी को पता है कि जो चौराहा शब्द है इसमें द्विगु समास है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होने का जो अर्थ होता है वो अप्रिय लगना होता है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, यहां पर देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा आशु भाषण, ये मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं पूछा गया है, तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। उपभाषा के बारे में पूछता कि हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो 5 होती हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में, यहां पर देखिए भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका के बारे में पूछा गया है, तो वो कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप दोनों ही भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है। चलिए अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? यहां पर देखिए तद्भव पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा अखिलेश। यहां पर जो अखिलेश जी हैं इन्होंने तद्भव पत्रिका का संपादन किया है। कब किया गया है? तो 1999 में। कहां से किया गया है? तो लखनऊ से किया गया है। चलिए, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यहां पंक्ति किसकी है? सॉरी, यहां पर जो पंक्ति दी गई है ये किसकी है? तो राइट आंसर आपका होगा जगनीक की। जो दी गई पंक्ति है ये जगनीक की पंक्ति है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो सभी को पता है, काफी बार आपने पढ़ा होगा, ये मॉरिशस देश ऐसा है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो याद रखिएगा जो सूर सागर है ये ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपका होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पर वीरों का कैसा हो वसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? आपका राइट आंसर होगा मानक भाषा। याद रखिएगा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा मानक भाषा कहलाती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो परमाल रासो है इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि जो परमाल रासो है इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। चलिए यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा पुश कर देता हूं, मैं पढ़ूंगा, ज्यादा समय व्यर्थ होगा। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ूंगा। थोड़ा सा पुश कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा रोक देता हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि इसको पढ़ूंगा, ज्यादा समय व्यर्थ होगा। तो अपन डायरेक्टली आंसर की ओर बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में शुरू में हमने बताया था कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा? अक्कड़ होगा। यहाँ प्रश्न देखिए 2017 में पूछा गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म आपसे पूछा गया है, तो ये कहां पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि? यहां पर देखिए स्वच्छंद में संधि पूछी गई है, आपका राइट आंसर होगा व्यंजन। याद रखिएगा स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी।
महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, यहाँ पर उनकी आयु पूछी गई है, तो राइट आंसर क्या होगा, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया जब उनकी अवस्था कितनी थी, 35 वर्ष की थी। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न 2017 का ये अंतिम प्रश्न है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है। यहाँ पर श्रुति धर्म का अर्थ आपको बताना है, राइट आंसर होगा वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का जो अर्थ होता है वो वैदिक धर्म होता है। चलिए अब हम 2018 की बात करेंगे, जो 2018 में पेपर हुआ था हिंदी का, उसके बारे में जिक्र करेंगे। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, यहाँ पर देखिए प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यह आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा प्राग। प्राग प्लस इतिहास प्लस इक्स बनता है प्रागैतिहासिक। तो इसमें क्या पूछा गया है, उपसर्ग, और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो यहाँ पर प्राग आपका राइट आंसर होगा। तुलसीदास किसकी कविता है, जो तुलसीदास है किसकी कविता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास जी की जो तुलसीदास रचना है या फिर कविता है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलिए बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, बहिष्कार का संधि विच्छेद पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा बहि प्लस उपकार। यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। वेदही वनवास किसकी रचना है, वेदही वनवास के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है वेदही वनवास। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से पुरलिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए पुरलिंग शब्द का चयन करना है, तो पहिया आपका राइट आंसर होगा। पखावज, लिखावट, मझधार, ये तीनों है स्त्रीलिंग है। पुरलिंग के बारे में पूछा गया है, तो पहिया आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए फिर गद्यांश दिया हुआ है, 2018 में भी गद्यांश पूछा गया है, तो यहाँ पर गद्यांशों को आपको पुश करके अच्छे से पढ़ लेना है और प्रश्न की ओर आ जाना है। पहला प्रश्न है आपका, संप्रेषण कला क्या नहीं है, संप्रेषण कला क्या नहीं है पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा अलंकरण। संप्रेषण कला अलंकरण नहीं है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है पूछा गया है, तो ये हमेशा अभ्यास से होता है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है आपको बताना है। सभी को पता है कि जो यह है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है पूछा गया है, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा बहुब्री। मृत्युंजय पद में बहुब्री समास है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अलम। अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अलंकार में। यहां पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यहाँ पर देखिए रेखांकित कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है इसका पद परिचय आपको देना है। राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण, एक वचन और स्त्रीलिंग। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विशेषण शब्द का विलोम होगा। विशेषण शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो संश्लेषण होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर आपका होगा उन्हें दंते कहते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन कौन सा, यहाँ पर देखिए उष्म व्यंजन पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा श, सा, सा और हा। ये चार उष्म व्यंजन होते हैं, इसमें हा और होता तो भी ये उष्म व्यंजन के ही अंतर्गत आता, तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यधिक का विलोम शब्द पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा अत्यल्प। अत्यधिक का जो विलोम शब्द होता है वो अत्यल्प होता है। रित का विलोम क्या है, रित का विलोम शब्द पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा अनरत। रित का जो विलोम शब्द होता है वो अनरत होता है। संकल्प, संकल्प शब्द का उपसर्ग बताइए। यहाँ पर संकल्प शब्द का उपसर्ग बताना है। राइट आंसर आपका होगा सम। संकल्प शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो सम लगा हुआ है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा। इस वाक्य में वाच्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा भाववाच्य। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य पूछा गया था तो भाववाच्य होगा। तद्भव और उनके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, यहाँ पर देखिए तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा आंत और अंत्र। देखिए यहाँ पर आंत का जो आंत का तत्सम रूप होता है वो आंत्र होता है। क्या होता है,
आत्र होता है, ना कि अत्र होता है। तो ये गलत पूछा गया था कि कौन सा मेल गलत है, तो तीसरा वाला आपका गलत होगा। चलिए, लेखक और उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा गलत है। यहां पर देखिए कौन सा जोड़ा गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की जो स्कंदगुप्त है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। जो स्कंदगुप्त है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई। बाकी रसंग रंजन ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। संस्कृति के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अशोक के फूल ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। लेकिन जो स्कंदगुप्त है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की ना होकर ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो यहां पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। कवि और उनकी रचना का कौन सा मेल सही नहीं है। प्रश्न फिर से वही पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं वो अलग है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी बिल्कुल सही है। परिमल को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ही लिखा गया है। शिवराज भूषण भूषण के द्वारा लिखा गया है। शब्द रसायन देव के द्वारा लिखा गया है। उद्धव शतक, जो उद्धव शतक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है। जो उद्धव शतक है ये एक पद्य है जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा गया है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो मेल कौन सा सही नहीं है, तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। लेखक और उनकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, फिर से वहीं दे दिया गया है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार के आपको प्रश्नों को याद कर लेना है। आर्यों का आदिदेश डॉक्टर संपूर्णानंद बिल्कुल सही है। बोलगा से गंगा राहुल साकृत्यायन ये भी बिल्कुल सही है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती ये भी बिल्कुल सही है। दर्शन दिग्दर्शन ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये राहुल साकृत्यायन के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, पूछा जाए कि दर्शन दिग्दर्शन के रचयिता कौन है, तो वो राहुल साकृत्यायन है, ना कि रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखिएगा कौन सा युग्म गलत है पूछा गया था, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहां पर देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा गया है, तो हाँ मेरा यही विचार है। यहाँ जो वाक्य है ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें विचार की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए यह वाक्य आपका अशुद्ध होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। यहां पर देखिए कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो आपका राइट आंसर होगा अधुनातन। यहां पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। यहां पर देखिए अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द प्राचीन होता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहां पर देखिए अशुद्ध पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा विरहणी। विरहणी जो शब्द है ये अशुद्ध होगा व्याकरण की दृष्टि से। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यहां पर देखिए कौन सा युग्म गलत है ये पूछा गया है। मुट्ठी गर्म करना, लुटिया डुबाना, सब्ज बाग दिखलाना या फिर माई का लाल। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना। यहाँ पर जो ये युग्म है, या फिर कह सकते हैं सब्ज बाग दिखलाना, इसका अर्थ हरा भरा करना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। ये सब्ज बाग दिखलाने का अर्थ होता है, हरा भरा नहीं होता है। तो यह पूछा गया था कि कौन सा युग्म गलत है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की साई परे श्याम हरित दुई होय। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार, जो दिया गया दोहा है इसमें कौन सा अलंकार होगा ये पूछा गया है। राइट आंसर होगा कि इसमें श्लेष अलंकार होगा। गौशाला में कौन सा समास है। यहां पर गौशाला शब्द में समास पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका तत्पुरुष। गौशाला में तत्पुरुष समास है। देशभक्ति के बारे में पूछा जाए कि देशभक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। गौशाला और देशभक्ति दोनों में ही तत्पुरुष समास है। चलिए, जैसा कि 2018 का पेपर समाप्त हो चुका है, अब 2019 का आया है। 2019 में जो हिंदी पूछी गई थी उसके प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा फटाफट। काफी मेहनत लगती है इस प्रकार के वीडियो बनाने में, पीडीएफ बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा खेत। यदि यहाँ पर इसका तत्सम रूप देखें तो इसका तत्सम रूप होता है क्षेत्र। याद रखिएगा, तत्सम रूप होता है क्षेत्र और तद्भव होता है खेत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। यहां पर देखिए देशज शब्द के बारे में पूछा गया है, तो धड़ाम, जो धड़ाम शब्द है ये एक देशज शब्द है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल काटते। यहां पर देखिए छछूंदर के सिर पर, छछूंदर लिखा हुआ है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ये
छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर देखिए ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऋक प्लस वेद। यहाँ पर देखिए ऋक प्लस वेद, ये इसका संधि विच्छेद होगा ऋग्वेद का। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। आप बीती शब्द में समास है, आप बीती में समास पूछा गया है, क्या है? राइट आंसर आपका होगा तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2019 में, तो आपको समास से संबंधित सारे प्रश्न याद कर लेना है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक है? तो यहां पर आपका क्या राइट आंसर होगा? अधिकरण कारक। देखिए कारक से संबंधित पूछे जा रहे हैं, आपने देखा होगा 2011 से लगाकर 2019 आ गया, 2019 का पेपर आ गया, आपके कारक के प्रश्न आते ही रहे हैं। तो आपको जो 8 कारक है उनके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। अधिकरण कारक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें 2 प्रश्न 37 और 38 का आंसर आपको इसी में से देना है, तो थोड़ा सा पुश कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रश्न की ओर बढ़ना है। तो उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित थे, तो किस तक सीमित है? राइट आंसर आपका होगा राजनीतिक क्षेत्र तक। यहाँ पर गद्यांश के आधार पर बताना था, तो राइट आंसर आपका राजनीतिक क्षेत्र होगा। उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? आपका राइट आंसर होगा राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार बताया गया है। अगला प्रश्न, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? यहां पर देखिए कनुप्रिया के रचनाकार के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। प्लूत स्वर कौन सा है? यहां पर देखिए प्लूत स्वर के बारे में पूछा गया है, कौन सा है? तो ओम, जो पहला वाला विकल्प होगा ये प्लूत स्वर के अंतर्गत आएगा। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपको बताना है कि जो हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं उनका सही क्रम क्या है। आपका राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला होगा। जो मधुशाला है ये 1935 में लिखी गई थी। मधुबाला की बात करें तो ये 36 में लिखी गई थी। मधु कलश की बात करें तो ये 37 में लिखी गई थी। निशा निमंत्रण की बात करें तो ये 38 में लिखी गई थी। तो ये देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमारा पहला वाला विकल्प सही रहेगा। मधुशाला 35, मधुबाला 36, मधु कलश 37 और निशा निमंत्रण 1938 में लिखी गई थी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सुमिलित कीजिए, यहां पर देखिए सुमिलित करना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? काशी नागरी प्रचारणी सभा कब हुई थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा कब हुई थी? तो यहां पर आपका सही आंसर का चुनाव आपको करना है। तो देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, काशी नागरी प्रचारण सभा 1893 और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ये 1918। तो इसके द्वारा आपका सही आंसर क्या होगा? सी, ए और बी। तो सी और ए बी कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। तुलसीदास के रचनाकार, देखिए यहां प्रश्न फिर रिपीट हुआ है। तुलसीदास के रचनाकार मैं आपको बता चुका हूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी? अन्य से अनन्या जो आत्मकथा है ये किसकी है? राइट आंसर आपका होगा प्रभा खेतान। अन्य से अनन्य जो आत्मकथा है ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह किसका वाक्य है? दादू, नानक, रैदास या फिर कबीर? राइट आंसर आपका होगा रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य किसका होगा? रैदास जी का होगा। यहां पर देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर आपको 46 एवं 47 में विकल्प ढूंढना है। यहां पर आप अच्छे से इस पद्यांश को पढ़ लीजिएगा और फिर आंसर की ओर बढ़िएगा। अपन डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इस पद्यांश में कौन सा रस है। जो पद्यांश दिया हुआ है इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा वात्सल्य रस। यदि आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। उपरोक्त पद किस कवि का है? जो उपरोक्त पद है, जो पद्य दिया हुआ है ये किसका है? तो याद रखिएगा ये तुलसीदास जी का पद्य है। जो उपरोक्त पद्य है ये तुलसीदास जी कवि का पद्य है। चलिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? यहाँ पर देखिए शुद्ध पूछा गया है तो आपका पहला वाला विकल्प सही होगा, सा दंत। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल शुद्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? यहाँ पर देखिए अशुद्ध कथन को आपको पहचानना है। राइट आंसर आपका होगा 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये एक अशुद्ध वाक्य है या फिर कथन है।
मेरे लड़के ने मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध होगा ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा बहुवचन, सेकंड वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? यहाँ पर देखिए वाच्य का कौन सा रूप है राम आम खाता है में? राइट आंसर आपका होगा कर्तवाच्य, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर इस दोहे में अलंकार आपको बताना है कौन सा है। राइट आंसर आपका होगा इस दोहे में श्लेष अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द पूछा गया है। यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों ये विवादित था, इसमें शुद्ध रूप पूछा गया था, तो यहाँ पर अंक भी शुद्ध है और अंगना भी शुद्ध है। कहीं कहीं बुक में अंक दिया हुआ है, कहीं कहीं अंगना दिया हुआ है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो उसका एक अंक आपको मिलेगा। इसमें हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, आप या तो अंगना मान सकते हैं या फिर अंक इसका राइट आंसर मान सकते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही? यहाँ पर देखिए सही वर्तनी किसकी है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा सन्निधि की। यहाँ पर जो सन्निधि है इसका जो वर्तनी होगी वो शुद्ध होगी या फिर सही होगी। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं। यहाँ पर देखिए प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा नियोजन। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नियोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो वक्र होता है। याद रखिएगा ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? यहाँ पर देखिए विशेषण का कौन सा निर्देश अशुद्ध है इसके बारे में बताना है। दूसरा क्रमवाचन, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। 26 पूर्णांक बोधक या फिर 2.5 अपूर्णांक बोधक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो वह नौकर कोई विशेषण नहीं, ऐसा नहीं इसमें विशेषण दिया हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको 2011, 13, 14, फरवरी 2016 और दिसंबर 2016, 17, 18 और 19 के जो पेपर हुए थे उनके जो हिंदी के जो आपके प्रश्न हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पर 2019 का आप देख रहे होंगे अंतिम प्रश्न है 2019 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है और जैसे ही ये प्रश्न समाप्त हो जाए उसके बाद सभी को ये वीडियो को शेयर कर देना है और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा संतान। संतान शब्द पुल्लिंग शब्द है। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से भी आपको बताना है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नई वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।